नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी बाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम फिर क्लास 7 का 4th नंबर की यूनिट चालू करेंगे। इससे पहले हमने 3 यूनिट पढ़ ली हैं, तो 4th नंबर की यूनिट है। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, इस यूनिट का नाम है वायु। ठीक है, हम वायु के बारे में पढ़ेंगे। वायु के बारे में ये पढ़ेंगे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड है कि ओजोन है ना, कि वायु प्रदूषण होता है तो किसके कारण होता है ना, और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा हमारी पृथ्वी पर कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, कितना परसेंटेज है ना, कौन सी लेयर है जिसमें कहीं ना कहीं सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज जो रहती हैं, जैसे ओजोन, उन परत का ओजोन जो है वो कहीं ना कहीं सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे हमें हमारी रक्षा करती है, जीव जंतु की रक्षा करती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चूँकि धीरे धीरे क्लास का लेवल बढ़ता जाएगा तो चीज़ें भी और अच्छे से आपको समझ में आती जाएंगी और आपका कंपटीशन में जो चीज़ें आती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टकराना चालू कर देंगी। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, पर यह है कि अगर हम एक तरफ से सिस्टम से पढ़ेंगे सारी चीज़ों को तो स्वाभाविक है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम कवर कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते बेटा। आज का टॉपिक जो है, जैसा कि आपको दिख रहा है इमेज में सामने, आज का जो टॉपिक होगा 4th नंबर की यूनिट होगी क्लास 7 की, वायु। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है सबसे पहले कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर अपन बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु में फैलकर पृथ्वी के, ठीक है, ये लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो अगर ऐसा बोले ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे हम? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता। मतलब अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो इससे भी हमें बेनिफिट है। अगर ये गैस नहीं होती तो धरती इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती कि वहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं धरती जो गर्म है तो वो किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको मालूम है जब हमने ग्रहों वाला टॉपिक पढ़ा था तो एक ग्रह है वीनस, यानी शुक्र ग्रह है, और शुक्र ग्रह चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह चमकीला ग्रह क्यों है? क्योंकि शुक्र ग्रह पर कौन सी गैस सबसे ज्यादा है? शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज्यादा है, इस कारण वो गर्म ग्रह की श्रेणी में आता है। चमकीला ग्रह भी कहते हैं और उसे गर्म ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, ठीक है, जब इसका स्तर बढ़ जाता है तो कंडीशन क्या होती है? तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ठीक है, यानी कि जब कारखाने वगैरह हैं और कारखाने से जब इसका धुआं निकलता है तो कंडीशन क्या बनती है? तो कंडीशन ये बनती है कि इसकी ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? भूमंडलीय ताप। क्या बोला जाता है उसे? भूमंडलीय ताप कहते हैं। जैसा कि आपके सामने ये इमेज दिख रही है, ठीक है, भूमंडलीय ताप। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भूमंडलीय ताप है आपका, तो उसी को ही हम एक ग्लोबल वार्मिंग की श्रेणी में रखते हैं। उसी को बोलेंगे कि एक ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है कि उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, भूतापीय, यानी उसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। इसको क्या कहा जाएगा? इसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाएगा। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। तो क्या लिखा हुआ है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि होगी, और तापमान में वृद्धि के कारण सबसे ठंडे प्रदेश में, बोलते हैं ना ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है, तो सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र में जल स्तर की वृद्धि होगी, और जल स्तर की वृद्धि होगी जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। और दीर्घ अवधि में
इसके कारण जलवायु में भी अत्यधिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि इससे क्या होगा कि जलवायु में भी अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। कुछ पौधे एवं पशु भी इसमें लुप्त हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप देखेंगे, इसको अच्छे से समझें कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो हमारी पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि यहाँ पर जीवन संभव नहीं होगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड चलो ठीक है, अगर फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है, वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, भूताप के लिए जिम्मेदार होती है। और अगर उसकी मात्रा ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती है तो उसकी कंडीशन ये होगी कि जो ठंडे प्रदेशों में जो बर्फ जमी हुई है वो पिघलेगी तो जल का स्तर बढ़ेगा, जल का स्तर बढ़ेगा तो समुद्र में जल का स्तर बढ़ेगा, तो बाढ़ आने के कारण बनेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखें। जैसा कि लिखा हुआ है आपके सामने कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो चारों ओर वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। इसी में आपका ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। तो हमारी पृथ्वी कहीं ना कहीं देखा जाए तो पृथ्वी चारों ओर वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए, जिसे वायुमंडल कहते हैं, पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करते हैं और सूर्य की किरणों से हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तृप्त हो जाएंगे और जल सकते हैं, एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि है, वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। यानी कि अगर वायुमंडल ना हो तो काफ़ी सारे इसके परिणाम हो सकते हैं जो जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमने ये चीज़ को पढ़ा हुआ है, तो आपके समझ में आना चाहिए कि पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर घिरी हुई है, जिसको वो वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर हैं, और वायुमंडल की वजह से ही हमें ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, वायुमंडल की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी नहीं। यानी कहीं ना कहीं वायुमंडल का अपने आप में विशेष प्रभाव है। चूँकि टॉपिक ही हमारा वायुमंडल वाला है तो हम उस चीज़ को समझ रहे हैं। वायुमंडल का संगठन क्या है, इसका क्या प्रतिशत है, ये चीज़ भी हमारी बहुत ज़रूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसा कि लिखा हुआ है कि वायुमंडल का संगठन, ठीक है, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, यानी ऑक्सीजन का ही तो उपयोग करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। ठीक है, जो वायु है वो अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। और नाइट्रोजन वैसे भी पेड़ पौधों के लिए, ऑक्सीजन जो है वो जीव जंतुओं के लिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। और इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद रहते हैं। अब इसमें जैसा कि ये चीज़ को दर्शाया गया है कि भाई धूल के कण भी मौजूद होते हैं, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन। ओजोन तो आपको मालूम है, इसको ओजोन को O3 से इंडिकेट करते हैं। किससे? O3 से, क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन होता है वो O2 से इंडिकेट करते हैं, लेकिन ओजोन के लिए O3 से इंडिकेट करते हैं। यानी कि स्वाभाविक है, इसी ऑक्सीजन की वजह से ओजोन लेयर का निर्माण हुआ है। और ओजोन लेयर की अपन बात करें तो ओजोन जो है हमारी एक तरीके से प्राणदायिनी गैस है, क्योंकि ये हमारी सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है, ओजोन किस मंडल में होती है? ओजोन जो होती है वो समताप मंडल में होती है, समताप मंडल में। ठीक है, अभी अपन ये दोबारा से इन चीजों को और डिस्कस करेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको ये और अच्छे से इनका रिवीजन होगा और अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है और इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। ठीक है, वृत्तारेख में देखा जा सकता है, जैसा कि आपको एक इमेज दिख रही है, इस इमेज को और मैं क्लियर कर देता हूं, देखिए। ठीक है, इसमें आपको एक परसेंटेज बताया गया है, जैसा कि लिखा हुआ है इसमें कि इसमें जो सबसे अधिक मात्रा में है तो वो है आपका नाइट्रोजन।
और नाइट्रोजन है वो 78% है, हमेशा के लिए याद रख लेना। 21% है आपका ऑक्सीजन। चूंकि ये ग्राफ के द्वारा आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है जो व्हाइट दिख रहा है आपको, ये सब नाइट्रोजन है, और बीच में जो सेंटर में जो आपको इस एरिया में जो ब्लू कलर का दिख रहा है, तो ये आपका ऑक्सीजन है। यानी ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन 78% है। और इसमें भी फिर बाकी की अन्य गैसें हो गई, जैसे कि इसमें भी और भी कलर्स दिए हुए हैं, एरो बना हुआ है ना। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका लगभग 0.03% है। ध्यान रखना 0.03%, 0 पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, यानी 1% भी नहीं, 0.0, यानी कि ये सारी गैसें जो हैं 78 प्लस 21 को आप प्लस करते हो तो आपका कहीं ना कहीं 99% आ गया। ये सारी गैसें 1% के लगभग है, और इस 1% को 100% मानेंगे तो इसमें से 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन 0.93% है, और अन्य गैसें जो हैं 0.04% के लगभग है। यानी कहने का मतलब बाकी की जो गैसें होंगी अन्य वो 1% है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को अपन को जरूर याद रखना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.0% है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 से इंडिकेट करते हैं, CO2 से इंडिकेट करते हैं। CO2, 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। तो देखो इसमें इस तरीके से अपन थोड़ा एक लॉजिक से 0.03% अपन को याद रखना है, 0.03%। तो 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका परसेंटेज जरूर याद रखना। ये तीनों गैसों का जरूर याद रखना, ऑर्गन का याद, सभी का याद कर ले तो और अच्छी बात है। अन्य सभी गैसें 0.04% है, ऑर्गन है 0.93% के लगभग है। तो इस तरीके से इनका परसेंटेज हमें पता होना चाहिए। वृत्तारेख देख रहे हैं हम, जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों का प्रतिशत दर्शाया गया है। तो ये कंपटीशन वाला पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बताएं नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है या ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली जो गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन। लेकिन भूपर्पटी पर यानी जो हमारा क्रस्ट है उसमें अगर मैक्सिमम हम एलिमेंट देखते हैं कि सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाए जाने वाला, भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, वो ऑक्सीजन होगा। आगे बढ़ते अपन जल्दी से। फिर इसमें लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन, और वैसे भी फलीदार पौधों की जड़ों में जो राइजोबियम नामक एक जीवाणु बैक्टीरिया पाया जाता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा उनको नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल के उनको एक एनर्जी देता है। तो कहने का मतलब ये नाइट्रोजन हमारी बॉडी में प्रोटीन के रूप में हम प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रोजन तो हम नहीं लेते हैं, लेकिन जिन पेड़ पौधों का, साग सब्जियों का हम इस्तेमाल करते हैं भोजन के रूप में, तो फिर ये हमें नाइट्रोजन के रूप में तो नहीं मिलता, नाइट्रेट्स हो जाता है। नाइट्रेट से फिर वो हमें विटामिन प्रोटीन्स के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यहां तक का आप याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फिर लिखा हुआ है कि वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, ठीक है। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु, मैंने अभी आपको बता दिया, वही चीज रिपीट हुई है। जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, नाइट्रेट्स, ठीक है, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें, ठीक है। और वो जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है? राइजोबियम। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया ज्यादातर फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, उधर हमने देख लिया था 21%। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, और हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं, तब तो हमें पता ही है, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। और इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, और यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में, ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे, तो ये चीज तो हमें स्कूल टाइम में सबको पता ही है। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है। मनुष्य और पशु जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, लिखा हुआ है क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों के द्वारा किए जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है और वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी की जाती है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया था, क्यों है किस लिए है वो आप समझ सकते हो। क्योंकि धीरे धीरे जो ईंधन है, ईंधनों के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, पेड़ों को काटने से ऑक्सीजन की भी कमी आती है। तो उस तरीके से वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी कर रहे हैं और जिसके परिणाम स्वरूप इसका आयतन बढ़ रहा है और पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु के परिवर्तन के लिए ये जिम्मेदार गैस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप जानते हैं, एक फैक्ट के रूप में दिया हुआ है कि जब वायु गर्म होती है, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। तो जो गर्म वायु है वो हमेशा ऊपर उठेगी, ठंडी वायु वो नीचे बैठेगी। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसीलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है और इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। बहुत अच्छा फैक्ट है, समझने लायक फैक्ट है कि जो गर्म वायु होगी वो ऊपर की ओर उठेगी और ठंडी वायु जो होगी वो नीचे की ओर आएगी। तो गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु, जो गर्म वायु है अगर वो ऊपर उठेगी तो आसपास के क्षेत्रों में क्या होगा, ठंडी वायु के रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाएगी। इस प्रकार यानी कि गर्म वायु ऊपर जाएगी, गर्म वायु ऊपर जाएगी, ठंडी वायु नीचे आएगी, तो इस प्रकार से एक बैलेंसिंग बनी रहेगी। और आपको मालूम है एक बहुत अच्छा फैक्ट है जो पेपर में भी पूछा गया है और पूछा जा सकता है, ठीक है, आने वाले समय में, कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रीजर को ऊपर ही क्यों रखा जाता है, फ्रीजर को ऊपर ही क्यों रखा जाता है, जिसमें आइस जमती है वो फ्रीजर हमेशा रेफ्रिजरेटर में ऊपर ही होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन भी यही है कि ठंडी वायु जो होती है वो भारी होती है और नीचे की ओर जाती है और गर्म वायु हल्की होकर ऊपर की ओर जाती है। तो होता यह है कि ऊपर फ्रीजर है जिसमें बर्फ जम रही है पर नीचे का सामान पूरा ठंडा बना रहता है। उसका रीजन क्या है कि जब जो वायु गर्म वायु जो होती है गर्म होती है तो उसकी प्रवृत्ति ऊपर की ओर उठने की होती है। जब वो ऊपर उठती है तो उसकी दीवारों से टकरा के वो ठंडी होती है, ठंडी वायु नीचे बैठती है, ठंडी वायु नीचे बैठेगी, गर्म वायु ऊपर जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि उसमें कोई ठंडी जो गर्म वायु है वो रहेगी नहीं, क्योंकि ऊपरी हिस्से पर क्या है, बहुत ज्यादा ऊपरी हिस्सा जो है वो ठंडा है। तो जो भी चीजें हम उसमें रखते हैं फ्रीजर के अंदर, मान लो वो गर्म है, तो गर्म है तो उसमें से गर्म वायु ऊपर की ओर जाएगी, ठंडी वायु नीचे की ओर आएगी, तो नीचे की सारी चीजें ठंडी बनी रहती हैं। तो कहने का मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर फ्रीजर ऊपर की ओर रखा जाता है उसका एक ही रीजन है कि गर्म वायु जो होती है वो हल्की होती है, ऊपर की ओर उठती है और ठंडी वायु नीचे की ओर जाती है। तो इस चीज को भी इंडिकेट किया है। तो ये तो खैर आपको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन मैंने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने आपको बताया कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को ऊपर ही क्यों रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा वायुमंडल की संरचना के बारे में दिया हुआ है कि जो हमारी वायुमंडल की संरचना है वो किस प्रकार से है। जैसे कि हमारा वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ है, जिसमें आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, ठीक है, और बहिर्मंडल। अब इसमें ये जो 5 है, हालांकि ये लेयर भी हमने पहले पढ़ ली थी, दोबारा इसके बारे में पढ़ रहे हैं और अच्छा इसको पढ़ने का मिलेगा आपको। तो इसके बारे में हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी और डिटेल में पढ़ोगे तो बढ़िया बात। अब क्षोभ मंडल, समताप मंडल, पहली बात तो ये लेयर कितनी है बेटा, 5 है, ठीक है। इन 5 लेयर में से जो सेंटर में होगी तो ये होगी कौन सी, मध्य मंडल होगी,
ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। इसके बाद में जाएंगे तो बाह्य मंडल होगी और ये बहिर्मंडल होगी। ठीक है, अगर आप इसमें भी जा रहे हैं। अब केवल दो शब्द याद करने के रह गए, तो पहले नंबर की क्या होगी, क्षोभ मंडल, और दूसरे नंबर की कौन सी होगी, समताप मंडल। ठीक है, पहली क्षोभ मंडल, फिर हालांकि मैंने ये उल्टा लिख दिया है लेकिन इसको अपन पलटेंगे कैसे, देखो मैं आपको बता देता हूं। सिंपल लॉजिक है कि इसमें सबसे पहली जो लेयर होगी हमारी, नीचे से ऊपर की ओर अपन जाएंगे, हम भूपर्पटी से जाएंगे, धरती से जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे से जाएंगे तो यहां पर अपन को मिलेगा क्या, क्षोभ मंडल, ये रहेगा आपका क्षोभ मंडल। फिर आप जाएंगे और ऊपर तो समताप मंडल, फिर और ऊपर जाएंगे तो मध्य मंडल, फिर और ऊपर जाएंगे तो बहिर्मंडल। ठीक है, और फिर और ऊपर जाएंगे यानी बाह्य मंडल के बाद में बहिर्मंडल, जिसमें आपकी जो गैस वगैरह, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह तैरती रहती हैं। ये पूरा आगे भी चार्ट दिया गया है, लेकिन ये पांचों को अपन को याद रखना बहुत जरूरी है। पांचों लेयर वायुमंडल की होंगी। क्षोभ मंडल है, संताप मंडल है, मध्य मंडल है, बाह्य मंडल है और बहिर्मंडल है। ये पांच है और इनकी अपनी अपनी विशेषता है। जैसे कि आपका जो क्षोभ मंडल है, सबसे फर्स्ट नंबर का, जो भी मौसम संबंधित परिवर्तन होते हैं तो वो किस मंडल में होते हैं, मौसम संबंधित परिवर्तन होते हैं क्षोभ मंडल में। आपकी जो ओजोन लेयर है वो किस मंडल में, समताप मंडल में। इसी समताप मंडल के वायुयान जब उड़ता है वो कौन से मंडल में उड़ता है, क्षोभ में, समताप में, मध्य में। तो वायुमंडल जो होता है वो समताप मंडल में ही उड़ता है। मध्य मंडल की क्या विशेषता है, ये मध्य मंडल वो मंडल होता है जिसमें जब उल्का पिंड जो है, जब उल्का पिंड टूटकर जब हमारे पृथ्वी में वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो मध्य मंडल में प्रवेश करके वायु के घर्षण के कारण वो जलने लगते हैं। तो उल्का पिंड किस मंडल में आके जलेंगे, बहिर्मंडल में से उल्का पिंड आया है, बहिर्मंडल से वो बाह्य मंडल में आया, बाह्य मंडल से जैसे ही मध्य मंडल में आया तो वो जलने लगा। तो ये भी बहुत अच्छा फैक्ट है, वो भी अपन को याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पहले भी पढ़ ली हैं, लेकिन लेवल बढ़ रहा है तो ये आपका एक रिवीजन भी हो रहा है और वो चीजें पक्की भी हो रही हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर पढ़ी हुई दोबारा रिपीट हो तो अपने अंदर ये मत आने देना, यार ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मुझे मालूम है, ये दोबारा क्यों पढ़ूं। नहीं, अगर आप चीजों को रिपीट करते हैं तो वो चीजें आपको और भी अच्छे से याद हो जाती हैं और भी कंठस्थ हो जाती हैं। चीजें बार बार पढ़ने से ही याद होती हैं। अगर आपने एक बार पढ़ के साइड में कोई भी चीज रख दी, आपने एक बार आपने सोचा कि नहीं मुझे आज 24 घंटे में चीज याद करनी है, कर लिया ना, अच्छी बात है। अगर आप उसको नेक्स्ट टाइम नहीं पढ़ेंगे तो दिमाग में से ही चला जाएगा। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है पढ़ाई के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको 5 मंडल आपको बता दिए, ये सबको पता ही रहता है वैसे भी। अब बात करते हैं क्षोभ मंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण परत होती है और इसकी औसत ऊंचाई जो है, औसत इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी बताई गई है, लगभग 13 किलोमीटर के लगभग बताई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि बोले जब हम जाएंगे नीचे से ऊपर की ओर तो लगभग कितना एरिया होगा, बोला वो 13 किलोमीटर के लगभग। ठीक है, हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा है, कोहरा है, ओलावृष्टि है, इसी के अंदर होती हैं। तो पहला पॉइंट तो ये कि चलो ठीक है, क्षोभ मंडल है, फर्स्ट नंबर की लेयर है, लेकिन ये कितने किलोमीटर तक का एरिया कवर करेगी, लगभग 13 किलोमीटर तक का एरिया। ठीक है, 13 से कैसे याद रखेंगे कि 13 जो जीवन है या 13 जो ऑक्सीजन मिल रहा है, 13 ऑक्सीजन किस मंडल से मिल रहा है, बोले 13 जो ऑक्सीजन है या 13 जो जीवन है वो क्षोभ मंडल से मिल रहा है। यानी कि क्षोभ मंडल वो 13 किलोमीटर तक का एरिया अपन को याद रख लेना है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे आता है आपका समताप मंडल। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर वाला भाग। ठीक है, समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। कितने किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर तक के है। तो हमें कहीं ना कहीं इसको भी याद रखना है, समताप मंडल। तो समताप मंडल जो है, समताप मंडल, समताप, 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 देखो सम ताप, सम यानी कि कुछ लोग ताप रहे हैं। जब कुछ लोग ताप रहे होते तो क्या करते, अपनी 5 उंगलियां आगे कर देते कि नहीं कर देते। जब ताप रहे होते हैं तो हम ऐसे करके तापते हैं, ऐसे करके तापते हैं, हमेशा याद रखना। जब ऐसे करके तापेंगे यानी 5 उंगली आगे रखेंगे, 5 के आगे बस 0 लगा देना, 5 के आगे बस 0 लगा देना।
तो 0 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर, यानी लगभग 50 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो आपका समताप मंडल कवर करेगा। ठीक है, तो 0 से लेके 13 मान लो आप, यानी कि जो 13 किलोमीटर तक है क्षोभ मंडल, उसके बाद में 50 किलोमीटर तक है समताप मंडल। ठीक है, अब इसमें और पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधित घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। ये बादलों एवं मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त रहती है, क्योंकि मौसम संबंधित जो भी प्रक्रियाएं रहती हैं वो कहां पर होती है, वो आपकी क्षोभ मंडल में होती है। इसलिए बोला गया है कि बादलों तथा जो बारिश से संबंधित मौसम संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं उससे मुक्त होती है। यानी कि अगर हम प्लेन में बैठे हुए हैं, प्लेन हमारा उड़ेगा समताप मंडल में, तो समताप मंडल में जब हम उड़ रहे होंगे तो हम नीचे देख सकते हैं, मतलब हमारा जो प्लेन है वो पानी से गीला नहीं होगा। इसका मतलब देखो, कल्पना कर रहे हैं ना अपन, क्योंकि पानी से गीला नहीं होगा, यानी पानी नीचे गिरेगा, हम ऊपर देखेंगे हाँ भैया नीचे गिर रहा है, लेकिन मौसम में जब परिवर्तन होता है तो वहां पर इतना वायु दाब उत्पन्न हो जाता है कि प्लेन में बैठे बैठे आप देख नहीं सकते कि नीचे क्या हो रहा है। बिजली कड़केगी ना तो अपने आप मौसम जब खराब होता है ना तो वायुयान को नीचे ही आना पड़ता है ना, ऐसी कंडीशन नहीं। लेकिन कहने का मतलब क्या है आप समझ गए होंगे। सैटेलाइट से हम बादलों की स्थिति देखते हैं कि नहीं देखते। सैटेलाइट कहां पर किस मंडल में होता है, सैटेलाइट जो होता है आपका आयन मंडल में होता है। कौन से मंडल में होता है, आयन मंडल में। जो आप बाह्य मंडल पढ़ रहे थे ना, जो बाह्य मंडल पढ़ रहे थे उसको आप आयन मंडल भी बोल सकते हैं। जब सैटेलाइट वहां पर होता है तो सैटेलाइट से हम देखते हैं बादलों की स्थिति कहां पर, क्या पूरी स्थिति देखी जाती है, तो वो उसको ऊपर ही, उसके भी ऊपर होता है वो, यानी कि समताप मंडल मध्य मंडल के भी ऊपर हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। पहले जल्दी से मौसम संबंधित घटनाओं से ये मुक्त होता है और इसके फलस्वरूप लिखा हुआ है कि इसके फलस्वरूप यहाँ की जो परिस्थिति है, ठीक है, इसके फलस्वरूप यहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। भैया हवाई जहाज उड़ाने के लिए बड़ी आदर्श होती हैं, हवाई जहाज बढ़िया से उड़ सकता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि प्लेन जो होता है वो समताप होता है, प्लेन ही बिल्कुल समान अवस्था में उड़ता हुआ जाता है, तो समताप मंडल में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ठीक है, ओजोन गैस की परत होती है। ये दोनों पॉइंट बेटा पहले ही बता चुका हूं, फिर भी ध्यान रखना। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो ये किस मंडल में है, ये समताप मंडल की विशेषता हो गई है कि समताप मंडल एक तो वायुयान उड़ने के लिए बढ़िया है, दूसरा जो समताप मंडल है इसी में ओजोन लेयर होती है जो हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब लिखा हुआ है बेटा मध्य मंडल। तो मध्य मंडल के बारे में क्या बताएं, मध्य मंडल की क्या विशेषता है, पढ़ लेते हैं। यह वायुमंडल की तीसरी परत होती है और यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और यह लगभग 80 किलोमीटर, ठीक है, तो मध्य जो है 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है और अंतरिक्ष से, देखो शुरुआत में 13 पड़ा था, 13 के बाद में 50 पड़ा है, क्रॉस करके प्लस कर दो फिर 80 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 आ गया, फिर 50 आ गया, 15 के बाद में फिर 80 आ गया, यानी लगभग 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले बता दी थी। ठीक है, ये सब अच्छे से याद होना चाहिए कि उल्का पिंड किस मंडल में प्रवेश करके जलने लगते हैं, बोले मध्य मंडल में प्रवेश करके जलने लगते हैं। फिर आता है आपका बाह्य मंडल। इसी बाह्य मंडल को आयन मंडल भी एक तरीके से बोला जाता है, इसी मंडल में आयन मंडल होता है, पढ़ लेते हैं। बाह्य मंडल जो है वो वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। जैसे जैसे ऊंचाई है तापमान भी अधिक तीव्रता से बढ़ेगा। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ठीक है, आयन मंडल इस परत का, यानी जो बाह्य मंडल है, वायुमंडल के अंदर ही आयन मंडल इस परत का एक भाग है जो 80 से लेके 400 किलोमीटर तक का एरिया है। 80 से लेके 400 किलोमीटर तक के एरिया तक फैला हुआ है। और देखो ये 8 है, 8 का तुम आधा कर दो तो 4 आ जाएगा, है ना। तो अगर ऐसा, या फिर 8 का 5 में गुणा कर दो यार, 8 का 5 में गुणा करोगे तो 8 पंजे 40 आ जाएगा। जीरो तो लगी है यहाँ पर, मतलब एक
अपने हिसाब से लॉजिक रखो ना, यहाँ 3 में 5 प्लस करा तो 8 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, 44 0 आ गया, 0 ऊपर रख दो, यानी लगभग 400 किलोमीटर, 80 से 400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। रेडियो संचार लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है? रेडियो संचार, यानी कि जो आपका कहीं ना कहीं जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट किस मंडल में होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। तो जो सैटेलाइट होगा वो किस मंडल में होगा? रेडियो संचार तकनीक होगी तो किस मंडल में होगी? वो ही आयन मंडल में। और इसको हमेशा हम याद कैसे कर लेते हैं? आयन में, जब आप आयन पढ़ते हो तो आयन में आपको पता है आय छुपी हुई है, और गवर्नमेंट की जो आय होती है वो किससे होती है बेटा? सैटेलाइट से होती है। होती है कि नहीं होती? क्योंकि अगर सैटेलाइट ऊपर आसमान में, ऊपर अंतरिक्ष में सैटेलाइट है, वहां से हम अपने चैनल वगैरह चला रहे हैं तो चैनल से पैसा मिलता है, पैसा होता है, गवर्नमेंट उसका टैक्स लेती है, समझ में आ रहा है ना? बेनिफिट मिलता है। कोई कंपनी का सैटेलाइट भेज दिया, कंपनी जो है वो सैटेलाइट से कनेक्ट होकर चैनल दे रही है, पर उसका जो ऊपर जो सैटेलाइट पहुंचा हुआ है उसका पूरा परसेंटेज तो कंपनी को देना ही पड़ेगा ना एक तरीके से। तो आय होती है कहाँ? तो आय से यानी आयन मंडल, जो सैटेलाइट होता है, रेडियो संचार तकनीक जो होती है वो किस मंडल में होती है? वो आयन मंडल में होती है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए, इसमें एक आपको इमेज दे दी, इस इमेज में इस चीज को दर्शाया गया है। हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, ये देखिए आप, ये आपका हो गया क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल भाग जो है 13 किलोमीटर तक हमने पढ़ा है, यहां से हम 13 किलोमीटर तक जाएंगे तो यहां पर ये आपका क्षोभ मंडल हो गया। उससे ऊपर जाएंगे तो उससे ऊपर जाएंगे क्षोभ मंडल से, तो हमें क्या मिलेगा? समताप मंडल मिलेगा। ये हो गया समताप मंडल, ये समताप मंडल है। इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर है, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं हानिकारक गैसों का प्रभाव से हम बचते हैं। इसी में जो हवाई जहाज जोड़ेगा इस समताप मंडल के अंदर। ठीक है, तो ये क्षोभ मंडल होगा 13 किलोमीटर तक होगा, समताप मंडल 13 से ऊपर पहुंचेंगे। ठीक है, 13 से ऊपर पहुंच जाएंगे हम तो 50 किलोमीटर तक पहुंच जाओ, 50 किलोमीटर से ऊपर 80 किलोमीटर तक पहुंच जाओ, उससे ऊपर 400 पहुंच जाओ, 400 से फिर ऊपर पहुंच जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल को इंडिकेट किया गया। फिर समताप मंडल से ऊपर गए तो लगभग 80 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो मध्य मंडल के अंतर्गत आ गया, मध्य मंडल। ठीक है, ये मध्य मंडल हो गया। मध्य मंडल से और ऊपर तक गए तो हम 80 किलोमीटर तक का जो एरिया कहीं ना कहीं बाह्य मंडल में आ गए, और बाह्य मंडल से फिर ऊपर कहां गए? बोले बहिर्मंडल में गए। तो ये 400 के बाद वाला जो है बहिर्मंडल को छोड़ दो, जिसमें जो आपकी जो गैसें होती हैं, ठीक है, चाहे वो आपका हीलियम हो, हाइड्रोजन हो, ये गैसें इसमें तैरती रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें लिखा था कि उसके लिए परत का, ओजोन परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित जो रेडियो तरंगें जो हैं, वो रेडियो तरंगें इसी परत के द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। फिर बचा बेटा बहिर्मंडल। बोले वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है, और यह वायु की पतली परत होती है और हल्की गैसें जैसे कि हीलियम, अब हाइड्रोजन से तो हीलियम बनी है, हीलियम हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो हाइड्रोजन हीलियम की जो पोजीशन होगी वो किस में होगी? वो बहिर्मंडल में होगी, यानी कि जो लास्ट वाला जो आपका जो लेयर होगा उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर हमने क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर पढ़ा था, क्षोभ मंडल पढ़ा था, फिर समताप मंडल पढ़ा था, मेटोस्फियर यानी मेसोस्फियर जो है मध्य मंडल पढ़ा है। ठीक है, और मध्य मंडल से फिर हम और ऊपर गए तो हमने एक आयन मंडल भी पढ़ लिया, या बाह्य मंडल पढ़ लिया, फिर बहिर्मंडल पढ़ लिया। तो इस तरीके से आप ये जो सारे मंडल हैं उनको आप अच्छे से याद रखेंगे, इनकी क्या विशेषता है वो भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो वही मौसम एवं जलवायु के बारे में दिया गया है कि मौसम और जलवायु का हम अनुमान लगाते हैं, जैसे कि देखिए, क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा, धूप निकलेगी। कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना है। यदि हम कल्पना करें कि हमारे शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण या बटनों से
छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। ठीक है, मौसम जो है प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन जो भी बदलाव आते हैं उसकी स्थिति होती है। और आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। जो औसत तापमान होता है वो उस स्थान की जलवायु को ही इंडिकेट करता है। ठीक है, उस स्थान की जलवायु को इंडिकेट करेगा। क्या अब आप समझ गए कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम मौसम का पूर्व अनुमान करते हैं। जैसे मान लो मैच आ रहा है तो उसका पूर्व अनुमान कर रहे हो, या आने वाले समय में क्या होगा। तो कहने का मतलब एक मौसम और जलवायु आप समझ सकते हैं कि मौसम जो है वो उस क्षेत्र की जलवायु पर डिपेंड करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है। तापमान के बारे में अगर देखें तो लिखा हुआ है कि आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का ही तापमान होता है। ठीक है, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। और वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। ठीक है, शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है, तो वो तो अपन नाम से ही उसका अर्थ निकाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वायुमंडल का तापमान होता है, लिखा हुआ है कि तापमान का अनुमान वायुमंडल का ही तापमान होता है और वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता परिमाण को हम तापमान कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर लिखा हुआ है ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं आप तापमान एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसको आतपन कहते हैं। आतपन क्या है? आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। तो इसको भी थोड़ा सा मान लो, अगर जबरदस्ती में कोई क्वेश्चन बना दे तो तापमान के वितरण को प्रभावित करेगा उसको क्या बोलेंगे? आतपन बोलेंगे। ठीक है, और सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसको वो आतपन कहलाती है। यानी कि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है या जो भी मतलब प्रभाव है जो हो सकता है, वो हानिकारक प्रभाव बोल सकते हैं, तो उसको अगर पृथ्वी रोक लेती है तो उसको क्या बोलते हैं? आतपन कहते हैं। ठीक है, आतपन यानी कि सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो घटेगी, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। तो भूमध्य रेखा से जब उत्तर, यानी कि भूमध्य रेखा जो होगी वो कहां पर होगी? सेंटर में होगी। और यहां से जब नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर जाएंगे तो वो घटेगी। ठीक है, क्या आप जानते हैं या जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के लगभग इतने भाग यानी कि केवल 1 भाग यानी कि 2 अरब भाग ही प्राप्त करती है। ठीक है, मतलब जो हमें तपन महसूस हो रही है या हम सूर्य के किरणों का जो प्रभाव ले रहे हैं, वो सूर्य की किरणों का जो प्रभाव है वो हम 2 अरबवां प्रभाग ले रहे हैं। 2 अरबवां भाग, समझ रहे हो ना? यानी कि वो कितना प्रभाव होगा उसका। ठीक है, सूर्य का जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस के लगभग है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस के लगभग है। और आपको मालूम है 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस के लगभग सूर्य का तापमान होता है। ये तो केवल उसके आसपास के क्षेत्र का, और कहने का मतलब ये है कि हम 2 अरब भाग ही इसका इस्तेमाल करते हैं। और उसमें भी जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो हमें लगता है पता नहीं कि सूर्य का बिल्कुल नीचे आ गया, क्या है क्या नहीं है। तो ये एक नॉलेज वाली बात है, हम समझ सकते हैं उसको। ठीक है, तो भाई इस तरीके से एक आपको इमेज दी गई है सामने। ठीक है, कि भाई तापमान को हम तापमानी के रूप में से तापमापी यंत्र से मापेंगे, वायुदाब मापी यंत्र जो बैरोमीटर होता है उससे मापेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक पवन की दिशा दर्शाने के लिए जो अनीमोमीटर होता है, हवा की गति को बताने वाला, इसको अनीमोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनीमोमीटर। जिस तरह हवा होगी उसी तरह यह घूमेगा, और जितनी तेज हवा होगी उतनी तेज घूमेगा, जितनी स्लो होगी उतना स्लो,
हवा चलेगी नहीं तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से अनीमोमीटर के अंतर्गत वर्षा को मात्रा को मापेंगे, ठीक है। वर्षा की मात्रा जो होती है, बारिश को हमेशा हम सेंटीमीटर में ही मापते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तापमान को मापने का मानक इकाई डिग्री सेल्सियस होता है। तो तापमान को हम कितने डिग्री सेल्सियस से इंडिकेट करेंगे, और इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस, मतलब ये अंग्रेज का नाम है, एंडर्स सेल्सियस। एंडर्स सेल्सियस एक अंग्रेज का नाम है और उसी के नाम पर इसको डिग्री सेल्सियस, जैसा फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट वो केल्विन है। तो इन अंग्रेजों ने क्या अपने नाम से ही यूनिट बना दी, और वो उससे ये बेनिफिट रहेगा कि भाई इस बंदे ने इस चीज़ के बारे में बताया था, व्याख्या की थी, तो उनका नाम हम प्रयोग करते हैं हमेशा, ठीक है। तो एंडर्स सेल्सियस ने किया था डिग्री सेल्सियस की इकाई का आविष्कार। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का, और जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो नॉर्मली सबको पता रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक का आपको याद रखना है, एंडर्स सेल्सियस की वजह से ही है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहां वायुदाब भी नहीं है। वायु नहीं है तो वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं, क्योंकि उनकी जो पोशाक रहती है, जो ड्रेस रहती है, उसी में शुद्ध हवा भरी होती है और उसी से ही उनको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिलती रहती है। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी मौत भी हो सकती है, उन पर प्रभाव भी पड़ सकता है, इसलिए उनको ये ड्रेस पहनना बहुत जरूरी रहती है। तो रक्तस्रावें फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं, यानी कि वो तो मृत्यु हो ही जाएगी, स्वाभाविक है। वायुदाब जो होता है वो मानव शरीर पर लगभग 16,000 किलोग्राम का दाब डालता है। कितना? 16,000 किलोग्राम। ये चीज को भी हमें याद रखना चाहिए अपनी जानकारी के लिए। 16,000 किलोग्राम का दाब हमारे ऊपर पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें उसका आभास नहीं होता। क्यों नहीं होता? हमारे शरीर के अंदर जो रक्त कारक हैं, जो हमारा ब्लड है, वो कहीं ना कहीं अंदर से दबाव डालता है, वायु बाहर से दबाव डालती है, तो हम बैलेंस में रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो 16,000 किलोग्राम का वायु दाब हमारे शरीर पर पड़ता है। ये नॉलेज वाली चीज है, आप अपने स्तर पर इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिम या पछुआ पवन कहते हैं। जो पवन यानी जो वायु पश्चिम से आती है उसको पछुआ पवन कहते हैं, क्योंकि वो पश्चिम से आया इसलिए उसको क्या कह देते हैं? पछुआ पवन कह देते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके रहते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव जो है वो बर्फ से क्यों ढके रहते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो वह इतने गर्म हो जाएंगी कि कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी, और गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसोफिल्ड से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान भी बढ़ जाता है। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से गांव में जाओ तो बहुत अच्छा लगता है, शहर में जाओ तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो कहीं ना कहीं उस चीज को इंडिकेट किया कि ध्रुव पर बर्फ क्यों ढके रहते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी, और गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। क्यों होता है? कि गांव खुले होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसका आवास नहीं होता, लेकिन जो नगर होते हैं तो बिल्डिंग्स होती है, बिल्डिंग से कहीं ना कहीं वो हवा रुकी रहती है और कहीं ना कहीं उनका तापमान भी अधिक रहता है, ठीक है। वायुदाब के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो वायुदाब है, ठीक है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम उसका अनुभव नहीं करते। अभी मैंने थोड़ा सा इसलिए बताया, पहले ही बता चुका हूं आपको, 16,000 किलोग्राम, ठीक है। इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, चारों तरफ से,
और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा लगाया गया जो दाब हुआ वो वायु दाब कहलाता है। और वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर जो दाब है वो तेजी से गिरने लगता है। ठीक है, ऊपर की ओर जाएंगे तो वो दाब जो है वो तेजी से गिरने लगेगा। और समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है, इसलिए पहाड़ों पर जब ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। और निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ है क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा, ठीक है, वायु के तापमान के द्वारा, वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। और अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। और निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ में जुड़ा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बोले कम तापमान वाले क्षेत्रों में क्या होता है। जो कम तापमान वाले क्षेत्र होते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निम्नजित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश भी होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना कि जो वायु है वो किस क्षेत्र की ओर गमन करती है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ये कहीं ना कहीं जो वायु का चलना या फिर तापमान में परिवर्तन आना, बादलों का किस ओर जाना या कहाँ पर बादलों के द्वारा पानी बरसाना, ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती हैं। ठीक है, पवन के बारे में लिखा हुआ है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। और पछुआ पवन कैसे कहते हैं, जब पश्चिम से हवा आती है। ठीक है, आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब एक सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ते देख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। और आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता। और 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई होगी। साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल नहीं चला पा रहे, उसमें बहुत ताकत लग रही है ना। दौड़ रहे हैं तो दौड़ नहीं पा रहे क्योंकि हवा हमें तेज हवा इधर पीछे की ओर खींच रही। तो इस तरीके के अनुभव कहीं ना कहीं हमें पवन की शक्ति को दर्शाते हैं कि पवन बहुत शक्तिशाली, यानी हवा जो है बहुत शक्तिशाली हो सकती है। अब इसमें कहीं ना कहीं जैसे अपन पढ़ रहे थे स्थायी पवन, मौसमी पवन है, ये इनके बारे में दूसरा ये पूरा एक इमेज दिया गया है। इस इमेज को भी हम समझ लेते हैं कहाँ पर क्या स्थिति होती है। ठीक है, क्योंकि पहले हम इसको पढ़ते हैं, डिटेल दी गई है तो डिटेल पढ़ते हैं फिर मैप को देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्थायी पवनें, व्यापारिक पश्चिम पवन एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवन होती है। इसको जरूर आप इंडिकेट कर लेना। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें कहलाती हैं। ठीक है, स्थायी पवन ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। जो वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहे उसको अपन स्थायी पवन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि स्थायी है ना और वर्ष भर चल रहा है, लगातार चल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एक लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली स्थायी पवन होगी। दूसरे नंबर पर मौसमी पवनें, ये पवन विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें,
तो भारत के अंदर जो मानसूनी पवनें हैं उसको हम मौसमी पवन कहते हैं, क्योंकि ये बदलती रहती हैं। जो स्थायी हैं उनको व्यापारिक पवनें बोलेंगे, तो याद रखना, ठीक है, जो वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। स्थानीय पवनें, ये स्थायी हो गया, ठीक है, परमानेंट है, स्थायी है, ये मौसमी पवनें हो गई। और स्थायी पवनें क्या लिखी हुई है, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर, ठीक है, लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए समुद्री समीर यानी कि जो समुद्र है वहां पर स्थानीय तौर पर यह हवा चलती रहेगी। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। जो कहीं ना कहीं लू चलती रहती है गर्मियों में, उसको चलना ही है, तो अपन बोलते हैं भैया लू चल रही है, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार की जो पवन आपको दर्शाई गई हैं, इनको आप याद रखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि पहले नंबर पर आपने देखा कि पहले नंबर पर है आपका स्थायी पवन, दूसरे नंबर पे आपने देखा मौसमी पवन, और तीसरे नंबर पर देखा स्थानीय पवन, ठीक है। अब इस मैप को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब इसमें कहीं ना कहीं जैसा कि सामने दिख रहा है आपको, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। ये वाला जो एरिया होगा वो उच्च दाब वाला होगा। ये ध्रुवीय पूर्वी पवन है, फिर अधोध्रुवीय निम्न दाब होगा, फिर सनातन पछुआ पवन। पछुआ पश्चिम की ओर, देखो इनका जो एरो बना हुआ है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर जाएगी, पश्चिम से पूरब की ओर जाएगी तो वो आपके पछुआ पवन होगी, ठीक है। और इसके बीच में यानी कि उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवन होंगी। व्यापारिक पवन कैसी होंगी? जो हमेशा चलती रहती है, नॉर्मली, मतलब स्थायी है। व्यापारिक पवन जो साल भर बनी रहती है, ठीक है। कर्क वृत्त पर भी है। अब कर्क वृत्त में कहीं ना कहीं भूमध्य रेखा कर्क वृत्त से उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये कहां से आ रही है? उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है ये व्यापारिक पवन। और भूमध्य रेखा की ओर जा रही हैं तो उसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्वी है। ये उत्तर पूर्वी हो गई और दक्षिण पूर्वी हो गई। उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी आपको पता ही है, ये जो दिशाएं होती हैं, कितनी दिशाएं होती हैं? वैसे तो 10 दिशाएं होती हैं, लेकिन इन 8 दिशाओं का हम प्रयोग करते हैं। ये दिशा हो गई आपकी पूरब, ये हो गई आपकी पश्चिम, ये आ गई आपकी उत्तर, ये हो गई आपकी दक्षिण। लेकिन इसमें भी ये जो दिशाएं हैं इनको हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं हम दक्षिण पूरब, इसको बोल सकते हैं हम दक्षिण पश्चिम, इसको बोल सकते हैं हम उत्तर पश्चिम, और इसको बोल सकते हैं हम उत्तर पूरब, ठीक है। अब जैसा कि इनका एरो दिख रहा है, तो एरो के हिसाब से अपन देख रहे हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एरो के हिसाब से ही आपको अनुमान लग जाएगा। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ये जो ध्रुवीय पवन है, ध्रुवीय पवन देखें तो इस तरीके से जा रही है, यानी कि उत्तर पूर्व वाला बोल सकते हैं अपन के उत्तर पूर्वी, ठीक है। तो इस तरीके से इनका एक हवा बहने का जो क्रम है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। एक इनका क्रम भी याद रखना है। देखो, इधर से उच्च दाब आ गया, ध्रुवीय, फिर अधो, फिर सनातन, ठीक है, सनातन पछुआ पवन है, फिर उपोष्ण उच्च है। तो अगर हम एक क्रम को याद रख लें, यहां से लेके यहां तक का याद रख ले, ठीक है, यहां तक का, तो ये पूरा का पूरा यही क्रम रहेगा। पर इसका क्रम ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, यहां से पोल से अपन शुरू करेंगे, उच्च दाब होगा, उच्च दाब के बाद में ध्रुवीय है, ठीक है, जैसे उत्तरी ध्रुव बोलते हैं अपन, ठीक है, उत्तरी ध्रुव बोलेंगे तो उत्तरीय, फिर ध्रुवीय, ध्रुवीय पूर्वी पवन, ध्रुवीय पूर्वी पवन होगी, ध्यान रखना पश्चिमी नहीं होगी। फिर अधो ध्रुवीय निम्न दाब होगा, और फिर उसके बाद में ये पछुआ पवन होगी जो पश्चिम से यानी कि एक तरीके से उत्तर के लिए जा रही है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अपन पछुआ पवन। और ये वाला होगा उपोष्ण उच्च दाब या हॉर्स अक्षांश बोलेंगे, और फिर बाद में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन होगी भूमध्य रेखा
जो है कहीं ना कहीं निम्न दाब होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हवाओं की दिशा है और ये साल भर चलती है। अभी ये चीज आपको कब समझ में आएगी, जब हम इसमें मौसम संबंधित बदलाव यानी कि जो बारिश जो होती है, जैसे हम एक इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया में जो मैप है वो किस तरीके से यहाँ पर बारिश के आसार बनते हैं, किस तरीके से बादल उठते हैं, कहाँ पर जाके बरसते हैं, कब कौन सी ऋतु में, तो वो सारी चीजें अपन जब देखेंगे वहां पर इस चीज का अपन को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हवाएं रहेंगी इनको आपको थोड़ा सा देखना है। और मकर रेखा कर्क रेखा की कंडीशन अलग है, तो हमारा जो भारत है वहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये तो मैं पता ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चक्रवात और प्राकृतिक आवाज। चक्रवात क्या होता है, वो तो तूफान है, चक्रवात तूफान है। ये तो कभी भी किसी भी देश में, खासतौर से समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में ये आ जाते हैं। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिले चक्रवात आया था और 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिससे राज्य के एक बड़े भाग में तबाही आ गई। पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष हानियां हुई और 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली। ठीक है, दूसरा फिर इसमें लिखा हुआ है, तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को काट दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया और अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन लाइन पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। कहने का मतलब क्या है, चक्रवात क्या होता है, चक्रवात एक तूफान जो आता है, जैसा कि इमेज में समझ में भी आ रहा है कि आप समझ सकते हैं कि जब कहीं पर तूफान आता है तो वहां पर क्या कंडीशन होती है, तो इस चीज को इंडिकेट किया गया है। और उड़ीसा के बारे में बताया गया है कि उड़ीसा में एक बार, और ये हर साल आते ही है, किसी ना किसी क्षेत्र में आ ही जाता है। ठीक है, 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया और जिससे राज्य के बड़े हिस्से में तबाही हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर लिखा हुआ है आर्द्रता। क्या लिखा हुआ है, आर्द्रता। ये जो आर्द्रता है यानी कि मॉइस्चर, नमी भी बोल सकते हैं, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है। ठीक है, इस चीज को समझना, आर्द्रता क्या होती है। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाती है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता किसे कहते हैं कि आर्द्रता जो होती है वायु में किसी भी मतलब जलवाष्प की मात्रा होती है उसको आर्द्रता कहा जाएगा। और जब वायु में जलवाष्प की मात्रा जो जलवाष्प की मात्रा जो है अत्यधिक होती है, ठीक है, तो उसे हम आर्द्र दिन भी कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प को धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है, मतलब आर्द्र वायु जो तो मॉइस्चर होता है तो दिन में जो कपड़े जो है वो सूखने में भी अधिक समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे बारिश के बाद में बारिश हो गई, बारिश होने के बाद में एकदम बारिश रुक गई तो अब आप कितना भी पंखे की हवा तो लग रही है लेकिन पसीना आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है एक तरीके से आर्द्रता जो है वो बहुत ज्यादा रहती है, वायु में जलवाष्प ज्यादा रहती है और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं और बादल इन्हीं जल बूंदों को ही एक समूह होता है। बादल जो होता है वो इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें तो ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। ये पूरा एक तरीके से एक पूरा सिस्टम बताया गया है कि बादलों से जो बारिश होती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। वायु में अगर देखा जाए तो जलवाष्प होती है, जलवाष्प की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है, वो इतनी भारी हो जाती है कि ऊपर वो नहीं तैर पाती और वो नीचे फिर गिरती है। तो उसी को हम बोलते हैं कि भैया ये बारिश हो रही है। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं ठंडी वायु है, ठीक है, और गर्म वायु है। तो गर्म वायु जो होगी वो ऊपर की ओर उठती है और जो ठंडी वायु होगी वो नीचे की ओर उठती है। तो इस तरीके से कंडीशन होती है कि ठंडी वायु और गर्म वायु। ठीक है, दूसरा इसी में अगर देखा जाए तो और क्या लिखा हुआ अपन पढ़ते हैं इसमें
कि वायु में तैर ना सके और वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ देते हैं, इनके इंजनों से निकलने वाली नमी संघनित हो जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस चीज को आप समझें कि बारिश का जो कहीं ना कहीं कारण होता है, वो कारण यही होता है, चूंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो बादलों में रुक नहीं पाती और एक समय ऐसा आता है कि वो पानी जो जल जो है वो गिर जाता है। ठीक है, इसमें एक आपको कहीं ना कहीं इमेज दी गई है। ठीक है, ये ठंडी वायु हो गई, इस तरीके से गर्म वायु होगी, चक्रवात वर्षा होगी। आर्द्र वायु होगी तो आर्द्र वायु जब पहाड़ों से टकराएगी तो उसको पर्वतीय वर्षा कहा जाएगा। यहाँ पर ठंडी वायु जब गर्म वायु से टकराएगी तो बारिश होगी, उसको चक्रवात वर्षा कहेंगे, और इधर आर्द्र वायु जब पहाड़ों से टकराएगी तो उसको पर्वतीय वर्षा कहा जाएगा, और ये हमेशा ऐसा होता रहता है। अब लिखा हुआ है संवहनी वर्षा क्या होती है। तो संवहनी वर्षा होती है जब ऊपर वायु में यानी कि जलवाष्प है, नीचे की गर्म वायु जब ऊपर की ओर उठती है तो उससे टकराएगी तो एकदम आप देखेंगे कि कभी कभी जो बारिश का मौसम होता है, बोलते बहुत ज़्यादा गर्मी दिन में लगती है, तो जब दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बादल हो रहे हैं, तो लगता है कि अब बारिश, और वो स्थिति होती भी है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो लग जाता है, अनुभव होता है कि अब बारिश होना पक्की बात है। अगर गर्मी नहीं होगी तो बारिश भी नहीं होती है। तो गर्मी से ही कहीं ना कहीं बारिश का संबंध है, क्योंकि जो गर्म वायु है ऊपर जब बादलों से टकराएगी, उस जलवाष्प से टकराएगी तो वो नीचे आएगा। ठीक है, वायु की गतिमान ना रहने की स्थिति में यह संग्रहित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। बोले वायु की गतिमान ना रहने की स्थिति में यह संग्रहित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण या वर्षा कहलाती है। ज्यादातर भूम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं और यह पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण भी बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनीय वर्षा है, पर्वतीय वर्षा है और चक्रवाती वर्षा है। तो इन तीनों का समझ गए। चक्रवाती वर्षा कब होगी? जब जो ठंडी वायु वो गर्म वायु से उधर टकराएगी। और पर्वतीय वर्षा क्या होगी? जब जो जलवाष्प है वो पर्वतों से टकरा के बारिश हो जाएगी। और संवहनी वर्षा क्या होगी? जब नीचे की गर्म वायु उठ के ऊपर उससे टकराएगी तो वो संवहनी वर्षा होगी। जैसा कि इमेज में दिया हुआ है, बस इमेज के हिसाब से आप इसको दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? क्या आप जानते हैं कि वर्षण के दूसरे दिन दूसरे रूप हिम सहिम वृष्टि तथा ओला हैं? यानी कि वर्षा के ही दूसरे रूप हैं, जैसे बर्फ गिरना, ओलावृष्टि होना, तो ये बारिश के ही रूप हैं, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा महत्वपूर्ण है और इसलिए धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। और यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है, और इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। तो स्वाभाविक इस चीज को भी हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, बाकी का फिर इसमें जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, फिर आपके कुछ क्वेश्चंस बनेंगे और इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप इसमें आंसर निकाल सकते हैं। जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं कि भाई निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसा लिखा हुआ है, वायुमंडल क्या है? वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना हुआ है? कि भैया नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना। और जो नाइट्रोजन की 78% है, ऑक्सीजन 21% है। उस चीज़ को वायुमंडल में कौन सी गैस? हरित प्रभाग, कार्बन डाइऑक्साइड है। मौसम किसे कहते हैं? वर्षा के 3 प्रकार अभी आपने पढ़े हैं, चक्रवात वर्षा हो गई, संवहनी वर्षा हो गई। ठीक है, इस तरीके से वायुदाब क्या होता है वो आप समझ सकते हैं। दूसरा, फिर इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है? ओजोन लेयर है। और ओजोन परत जो होती है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ओजोन परत जो है वो किस मंडल में होती है? बोले समताप मंडल में होती है। इस तरीके से वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। ठीक है, वायुमंडल, मध्य मंडल। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है? तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आपका समताप मंडल है। ठीक है, क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधित क्रिया होती हैं। समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये बादल या मौसम से मुक्त होगी। मध्य मंडल जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से। ठीक है, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब बढ़ता है या घटता है? तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, है ना, तो वायुदाब घटता जाएगा। इस तरीके से
क्वेश्चन बनेंगे, आप आराम से आंसर दे पाओगे अगर इन चीज़ों को आपने पढ़ा होगा। तो ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन सीरीज है इनको भी आप थोड़ा अपने स्तर पर देखें और एक अभ्यास करें, और जो भी चीज़ें हैं बेसिक से अपन धीरे से जो भी आगे क्लासें बढ़ेंगी तो आप देखेंगे उसमें और भी आपको जानकारियाँ मिलती जाएंगी। ठीक है, मेरा पूरा प्रयास है कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। बाकी का ये है कि आप अपने स्तर पर बुक से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, और कुछ पॉइंट्स अगर उसमें निकलते हैं तो आप उनको पॉइंट्स को हाईलाइट करके अपने नोट्स जरूर बनाएंगे, जिससे कि कभी अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बने तो आप उसका आंसर दे पाएँ। ठीक है, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप ऐसे ही लगातार वीडियोस को देखते रहें और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।